गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भी शामिल हो सकती है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC AMM नसीरुद्दीन ने ये बात कही है। उन्हें साथ ही शर्त जोड़ की कर कहा है कि अगर सरकार या न्यायपालिका की ओर से पार्टी पर बैन जैसा फैसला होता है तो फिर उसका चुनाव में जाना मुमकिन नहीं होगा। नसरुद्दीन ने अपने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि आयोग स्वतंत्रता से काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आवामी लीग के चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर CEC ने कहा कि किसी पार्टी को तभी इलेक्शन में जाने से रोका जा सकता है जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार या अदालत की ओर से इस संबंध में बैन का आदेश आए। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग पर कोई दबाव का असर नहीं है। हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। बांग्लादेश CEC ने बताया कि अगले 6 महीनों में मतदाता सूची अपडेट कर ली जाएगी। नसरुद्दीन ने मतदाता सूची अपडेट करने आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत दिशा निर्देश भी साझा किए। CEC नसरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग तेजी से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी देगा। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि देश में चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं। बांग्लादेश में मतदान की उम्र घटाकर 17 साल करने पर भी बात चल रही है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी इससे खुश नहीं है। BNP का कहना है कि यूनुस का देश में न्यूनतम मतदान आयु 70 वर्ष करने से चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाएगा और इससे चुनाव प्रक्रिया में देरी होगी। बांग्लादेश में बीते साल जून जुलाई के महीने में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद उस वक्त की PM शेख हसीना को आनंद फानन में ढाका छोड़ना पड़ा था। हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी है। इस सरकार को देश में चुनाव कराकर जीतने वाली पार्टी को सत्ता ट्रांसफर करनी है। ये जो दूसरी खबर भी है वो भी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में बीते साल 2024 में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। देश में विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी है। इस बदलाव में सेना का भी एक अहम रोल माना गया है। देश में हुए राजनीतिक बदलाव और भविष्य पर सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने प्रथोमालों के साथ एक साक्षात्कार में बात की है। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद भारत से रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं। जनरल वकार ने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में बांग्लादेश के नीतियों के सवाल पर कहा कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनकी रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। प्रातोमाला से बात करते हुए जनरल वकार ने बीते साल के जन आंदोलन को ऐतिहासिक बताया। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जनता अब एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण उत्सव जैसा चुनाव देश में चाहती है। यही अंतिम सरकार का भी मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सेना चुनाव रूपरेखा को लागू करने में अंतिम सरकार को पूरा सहयोग देगी। भारत के साथ रिश्ते पर वकार ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। हम कई मायनों में भारत पर निर्भर हैं। भारत को भी हमसे सुविधाएं मिल रही हैं। उनके बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। कई लोग यहाँ से इलाज के लिए भारत जाते हैं। हम उनसे बहुत सारा सामान खरीदते हैं। इसलिए बांग्लादेश की स्थिरता में भारत का बहुत हित निहित है। यह लेन देन का रिश्ता है। यह निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। हमें समानता के आधार पर अच्छे संबंध बनाए रखे होंगे। हालांकि इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि हमारे लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए भारत हम पर हावी है। जनरल वकार से सवाल किया गया कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में बांग्लादेश का सहयोग नई दिल्ली के लिए प्रमुख मुद्दा है। भारत को इस संबंध में बांग्लादेश की पिछली सरकार से सहयोग मिला है। क्या ये भविष्य में भी होगा? इस पर जनरल वकार ने कहा, अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। साथ ही हम उम्मीद करेंगे हमारे पड़ोसी ऐसा कुछ न करे जो हमारे हितों के विपरीत हो। जब हम उनके हितों का ध्यान रखें तो हमारे हितों का भी उतना ही ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश सेना प्रमुख ने म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के चलते सीमा पर बनी अशांति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि म्यांमार सीमा पर स्थिरता बाधित नहीं होगी। वे सीमाओं पर हमारे लोगों को नहीं मारेंगे। हमें पानी का उचित हिस्सा मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संबंध समान स्तर पर होने चाहिए। जनरल ने कहा कि हमारी सभी के प्रति मैत्री और किसी के प्रति द्वेष न रखने की उत्कृष्ट विदेश नीति है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कुछ चौकियों को खाली कर दिया है। काबुल फ्रंटलाइन ने दावा किया कि खैबर एजेंसी से पाकिस्तान की सैन्य वापसी हो रही है। बुधवार सुबह पाकिस्तान सेना खैबर एजेंसी में कई अतिरिक्त चौकियों से हट गई है। फिलहाल ये सभी चौकियां खाली हो गई हैं। काबुल फ्रंटलाइन ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सूबे की असेंबली में भाषण देते हुए एक नेता का वीडियो भी जिक्र किया है। नेता अपने भाषण में पाक सेना के हाथ से KP की चौकियां निकालने की बात कह रहे हैं।
पाकिस्तान लगातार खैबर पख्तूनख्वा, केपी और बलूचिस्तान में विद्रोह जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में केपी में पाक सेना की चौकियों से हटना सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की संसद में पीटीआई के सदस्यों ने सेना की चौकियां खाली करने और खैबर पख्तूनख्वा में क्षेत्र में उनके कमजोर होकर पीछे हटने को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इस सूबे में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर लगातार आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजियों की मौतें बीते कुछ दिनों में हुई हैं। केपी में पाक सेना पर बीते कुछ महीनों में लगातार हमले देखने को मिले हैं। साल 2022 में पाकिस्तानी सरकार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के बीच संघर्ष विराम समझौते के टूटने के बाद से ही सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हालिया महीनों में पाक फौज की मुश्किलें बढ़ी हैं। 20 दिसंबर के बाद ही सेना और सुरक्षा बलों पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। इन हमलों में पाक सेना के 15 से ज़्यादा जवानों की जान चली गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF टीटीपी और कई गुट केपी में पाक फौज के खिलाफ सक्रिय हैं। ऐसे में पाक सरकार और सेना की इस क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती बढ़ गई है। पाकिस्तान की सेना ने भी एक ओर से केपी और बलूचिस्तान में हवाई हमले किए हैं। हालांकि देखा गया है कि पाक फौज के हवाई हमलों के बाद सैन्य ठिकानों पर अटैक बढ़ गए हैं। करते हैं अमेरिका के लुजियाना शहर की। अमेरिका के लुजियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस में एक वाहन भीड़ में घुस गया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घटना बॉर्बन स्ट्रीट पर नए साल के जश्न के दौरान हुई। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से कहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद न्यू ऑरलियंस की घटना का संदिग्ध मारा गया है। न्यू ऑरलियंस पुलिस ने कहा कि वह इस भीषण हादसे से निपट रहे हैं। एक कार ने कथित तौर पर लोगों को कुचला। न्यू ऑरलियंस के मेयर लाटोया कैंट्रेल ने इसे आतंकवादी हमला कहा है। मीडिया से बातचीत में कैंट्रेल ने कहा है, हमें पता है कि न्यू ऑरलियंस शहर पर आतंकवादी हमला हुआ है। घटना की जांच चल रही है। वहीं मेयर के बयान के कुछ समय बाद FBI एजेंट ने मीडिया से कहा कि यह कोई आतंकवादी घटना है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। हालांकि FBI के न्यू ऑरलियंस कार्यालय की प्रभारी लेथिया डंकन ने कहा है कि घटनास्थल पर एक परिष्कृत विस्फोटक उपकरण IED बरामद हुआ है। हम यह पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं कि घटनास्थल पर इसका उपयोग हुआ है या नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक एनी किंगकैपेट्रिक ने बताया कि हादसा शहर के सीजर्स सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल के शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई। लोग बुधवार तड़के 3 बजे के 15 मिनट पर नए साल का जश्न मना रहे थे। आरोपी ने पिकअप ट्रक को तेजी से चलाते हुए बॉर्बन स्ट्रीट पर जश्न मना रहे लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया। मरने वाले और घायल सभी स्थानीय निवासी हैं, इसमें कोई आगंतुक नहीं है। किंग कैप पैट्रिक ने बताया कि आरोपी ने लोगों की भीड़ पर जानबूझकर तेज गति से ट्रक चलाया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आरोपी हिरासत में है या नहीं या उसकी हालत क्या है। शहर के आपात मामलों के लिए जिम्मेदार एनसी नोला न्यू ऑरलियंस लुजियाना रेडी ने बताया कि यह घटना नई साल के पहले दिन की सुबह के शुरुआती घंटों में हुई। एएनसी ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल से दूर रहें। घायलों को 5 स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नोला रेडी ने बताया कि घटना सुबह 3:15 पर हुई। नए साल का जश्न खत्म होने ही वाला था। कुछ ही घंटे बाद ऑल स्टेट बाउल कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल का आयोजन होने वाला था, जहां हजारों लोगों के मौजूद होने की संभावना थी। इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस विभाग ने कहा है कि नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा को कड़ा किया जाएगा। विभाग ने बताया कि 300 अधिकारी और अन्य एजेंसियों के कर्मचारी तैनात होंगे और बड़ी तादाद में सुरक्षा में वाहनों की तैनाती होगी। आइए अब हम मुंबई हमलों के बारे में बात करें। मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमलों में कथित भूमिका के कारण पाकिस्तान मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तैमूर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अमेरिका की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, जिससे भारत को बड़ी कानूनी जीत मिल सकती है। राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और भारतीय जांच एजेंसी NIA 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस हमले में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। अमेरिकी अदालत का फैसला। राणा ने अमेरिकी अदालत में अपने प्रत्यर्पण को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि राणा को भारत भेजा जा सकता है क्योंकि उस पर मुंबई में आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। इसके बाद भारतीय एजेंसी ने राजनयिक माध्यमों से राणा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अदालती सुनवाई के दौरान अमेरिकी वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को इस बात का पूरा पता था कि उसका बचपन का दोस्त डेविड हेडली लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है। राणा ने उसे सुरक्षा और मदद प्रदान की थी। राणा को हमले की योजना, लक्ष्यों और चर्चा की जानकारी भी थी। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि राणा आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा था और उसने आतंकवादी गतिविधियों में सहायता की थी। एनआईए ने दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दायर की है, जिसमें हेडली, राणा, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी, साजिद मीर, अब्दुल रहमान हाशिम सईद और अन्य आतंकवादियों का नाम शामिल है। इस चार्जशीट में आरोप है कि इन लोगों ने लश्कर तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की और 26/11 के हमलों की योजना बनाई। हेडली ने हमले के बाद भारत यात्रा की थी। उसने दिल्ली, पुष्कर, गोवा, पुणे में चाबाद हाउस की रेकी की थी। राणा पर आरोप है कि उसने हेडली और अन्य आतंकियों को आर्थिक और रसद सहायता दी थी। राणा के भारत प्रत्यर्पण से 26/11 मामले में एक नया मोड़ आ सकता है। ये कदम हमलों के पीछे की पूरी सच्चाई को सामने लाने में मदद कर सकता है। अगर राणा भारत आता तो इसके जरिए मुंबई हमलों में उसकी और उसके साथियों की साजिश का खुलासा हो सकता है। Please do like, share, and subscribe this channel of mine, news, views, and analysis by Prakash.